तो स्ट्रेस जो है वो किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है लोगों के हेल्थ में? मोस्ट कॉमन बीमारी अगर देखा जाए स्ट्रेस को लेके, आप डायबिटीज़ को ले सकते हैं, हाइपरटेंशन को ले सकते हैं, माइग्रेन को ले सकते हैं। फीमेल सबसे मोस्ट कॉमन आजकल पीसीओडी। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है, थ्रू आपका आँख की रोशनी जा सकती है, अच्छा। आपकी किडनी फेल हो सकती है, आपके नर्व डैमेज हो सकते हैं। ये 3 मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ के। हार्ट अटैक जो होता है, कार्डियक अरेस्ट जो बोलते हैं हम लोग। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट हो गया कि आपको पता नहीं है, चेस्ट पेन हुआ नहीं। कभी कभी जो हम लोग का हार्ट अटैक बोला जाता है वो हार्ट अटैक नहीं, कार्डियक अरेस्ट से डेथ होता है। हार्ट अटैक है कॉमन, एक जो हार्ट में पेन स्टार्ट हुआ उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि मतलब कई लोग कहते हैं कि मैं बहुत फिट हूँ, बहुत हेल्दी हूँ, हेल्थ चेकअप के लिए नहीं जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि हेल्थ चेकअप उनके लिए भी क्या ज़रूरी है, रेगुलर हेल्थ चेकअप? It is very crucial. Health checkup is very crucial for everyone. नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे शो में। शो का नाम तो आप सबको याद ही होगा, नहीं याद है तो एक बार फिर से याद कर लीजिए, टी टॉक विथ एसपी। आज आप सबके सामने हैं डॉक्टर पिंटू जी। डॉक्टर पिंटू जी, हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो डॉक्टर पिंटू जी, मैं चाहूँगी कि आप अपने बारे में बताइए कि आपकी स्कूलिंग, आप किस बैकग्राउंड से, फिर आपने मेडिकल के प्रोफेशन को चुना, फिर इसमें आपकी जैसे होता है ना मेडिकल में कोई मेडिसिन या अलग अलग, तो आप किस में हैं और किस दिशा में आप जाना चाहते हैं आगे? नमस्कार ऑडियंस, नमस्कार मैम। मैं डॉक्टर पिंटू, मैंने अपना 10th और 12th क्लास जेएनवी बेगूसराय से किया है और उसके बाद मैं कोटा पढ़ाई के लिए गया, प्रिपरेशन के लिए, मेडिकल के प्रिपरेशन के लिए। वहाँ पे मैंने 11th-12th नॉन अटेंडिंग क्लास किया और नॉन अटेंडिंग के लिए मैं दरभंगा से किया और उस प्रिपरेशन के लिए मैं कोटा में एलएन से किया। एलएन में मैंने 2 साल प्रिपेयर किया, नर्चर इंथ्यूज किया। उसके बाद मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा नहीं निकला, फिर मैंने हार नहीं मानी, फिर मैंने सेकेंड अटैम्प्ट दिया, उसमें भी बस कुछ मार्क्स से मैं कम गया, थोड़ा सा मार्क्स रह गया था। तो फिर मैंने ये कुछ सोचा कि घर वाले बोले कि कुछ तो तुमको लेना होगा, क्योंकि घर का प्रेशर भी एक होता है जो जनरली लोगों पे देखा जाता है कि आप अगर मेडिकल फील्ड में हैं, आप अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर मैंने उस साल जो है मैंने बी फार्मा ले लिया था। बी फार्मा जो है ये जीपीआई है, गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट पटना अगमकुआ में है। फिर उसके बाद भी मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखी, हार नहीं मानी, और फिर जाके मैंने थर्ड अटैम्प्ट में मैंने एमबीबीएस क्लियर कर लिया। अच्छा। उसके बाद उस रैंक पे मुझे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर मिली। फिर मैंने वहाँ से पूरा ग्रेजुएशन एमबीबीएस की डिग्री वहीं से प्राप्त की। अच्छा, जैसे आप इस फील्ड में हैं तो नॉर्मल जो डिजीज़ जैसे लोगों की लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, हेल्थ इश्यूज़ जो आ रहे हैं, तो वो मेन हेल्थ इश्यूज़ क्या सब हैं? जैसे कि मेरा कंप्लीट 2022 में हो चुका है। मैं 3 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं अभी रेलवे में हूँ, तो मैं सारे तरीके का पेशेंट देखता हूँ, बच्चों को भी देखता हूँ, बड़ों को भी देखता हूँ। यूपीएससी सीएमएस के थ्रू मैं रेलवे में गया हूँ। उसके बाद जब मैं वहाँ देखता हूँ तो जनरली क्या होता है ना कि आजकल जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल के वजह से ज़्यादातर हम जो क्लिनिकल सिनेरियो में जो पेशेंट देखते हैं, इंडिया में अगर बात की जाए तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये 2 मोस्ट कॉमन डिजीज़ जो कि हमको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ये मोस्ट कॉमन जो देखने को मिलती है। इवन दो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोला जाता था कि ये सब बीमारी एल्डरली में होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एल्डरली में धीरे धीरे जो ब्लड वेसल्स है वो स्टिफ होने लग जाता है, तो हाइपरटेंशन हो सकते हैं कि उसमें जनरली देख रहे हैं। डायबिटीज़ देख सकते हैं, क्योंकि एल्डरली पेशेंट का लाइफस्टाइल धीरे धीरे डाउन होता है, तो उसमें मोस्ट कॉमन मिलता है। लेकिन आजकल के टर्म में ये देखा जा रहा है कि वो यंगस्टर, आप देखिएगा कि 30 साल 28 साल का उम्र में ही हाइपरटेंशन लेके आ रहे हैं। ये देखने की बात ये समझ में आता है कि आजकल का जो खान पान है, आजकल का जो लाइफस्टाइल है,
वो सारा चीज़ बहुत ही सीडेंटरी हो चुका है। मतलब आप बोल सकते हैं कि वो अब उस तरीके से नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। लोगों के अंदर स्ट्रेस है किस चीज़ को लेके। तो ये चीज़ है कि आप कोई भी जो आप एक रेस की तरह भागा जा रहा है कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये अचीव करना तो है। ज़्यादा इसमें लाइफ स्टाइल इश्यूज आपके हिसाब से है या लोगों का जो खान पान है वो? हाँ, क्योंकि खान पान भी कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल से ही जुड़ा हुआ बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल लाइफस्टाइल के अंदर ही खान पान हो गया ना कि मतलब आप जो है देख रहे हैं कि भाग दौड़ कर रहे हैं, उसमें आप किसी समय खाना स्किप कर दिए, जी। टाइम नहीं मिल पा रहा है। आप दिन भर काम किए, शाम में डायरेक्ट खाना खा रहे हैं, कभी 2 बजे खाना खा रहे हैं, सुबह का आपने ब्रेकफास्ट मिस कर दिया। मैक्सिमम मुझे लगता है 80% लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर जाते हैं। जी जी, करेक्ट करेक्ट। और बहुत से तो 50% तो मुझे लगता है कि काम में ऑफिस पहुंच के अगर जल्दी जल्दी तो उसके बाद 4 बजे 5 बजे जब उन्हें याद आता है। उन लोगों को जिस समय, जैसे मैं भी अभी यंग हूँ, कोई भी जो भी यंगस्टर हैं उन्हें पता नहीं रहता है कि अभी क्या है। वो लोग अपना एक गोल है, अचीवमेंट पाने के लिए कुछ भी किए जा रहे हैं, लेकिन उससे जो हेल्थ पे इशू आ रहा है वो सब इग्नोर किया जा रहा है, सब इग्नोर हो जा रहा है। किसी को पता ही नहीं है कि उससे क्या उसको हानि हो रहा है, लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला है। वही चीज़ है जो आजकल पेशेंट में देखने को मिल रहा है कि अब वो आए तो डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, उससे बहुत सारा। अब जैसे ही डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिससे कि आप उसके थ्रू आपका आँख की रोशनी जा सकती है, अच्छा। आपकी किडनी फेल हो सकती है, आपके नर्व डैमेज हो सकते हैं। ये 3 मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ के, जिससे क्या होता है कि आप पता नहीं रहता है, लोग रेगुलर चेकअप नहीं करवाते हैं, तो रेगुलर चेकअप कराते नहीं हैं। और जब देखा जाता है कि डायबिटीज़ का वैसे सिम्टम्स बहुत सारे हैं, सिम्टम्स अगर पकड़ना चाहें कि क्या सिम्टम्स है जिससे कि डायबिटीज़ पता चल जाए, सिम्टम्स में सबसे मोस्ट कॉमन है कि आपका यूरिनेशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। अच्छा। आप जो है बार बार यूरिनेट करने के लिए जाना पड़ रहा है, आपको बार बार पेशाब लग रही है, और ये नाइट टाइम में ज़्यादा देखने को मिलती है। दूसरा चीज़ होगा एक्सेसिव स्वेटिंग हो रहा है, अनएक्सप्लेन्ड आपका वेट लॉस हो रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है आपका वेट लॉस हो गया, आपको पल्पिटेशन हो रहा है, आपको डेजीनेस हो रहा है। इस तरीके का सिम्टम जो है डायबिटीज़ में देखने को मिलता है। और सेम रिलेटेड इसी तरीके का सिम्टम्स आपको हाइपरटेंशन में भी देखने को मिलता है। आपको क्या है, मॉर्निंग टाइम ऐसे जनरली हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर बोला जाता है, इसलिए क्योंकि हाइपरटेंशन जो है वो कोई सिम्टम लेके आता नहीं है। आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। इवन दाउ एक मार्क है कि आपका 140 90, मतलब अलग अलग एज ग्रुप का अलग अलग हाइपरटेंशन का डेफिनेशन है कि इसके ऊपर आप हाइपरटेंशन बोल सकते हैं, उसके नीचे नॉर्मल है और उसके नीचे नॉर्मल है, और ये एज वाइज डेफिनेशन ये है हाइपरटेंशन का। उसमें क्या है कि एक नॉर्मल अगर एडल्ट, यंग एडल्ट का बात करें तो उसमें है 140/90। अगर आपका बीपी 140/90, वो भी एक मेजरमेंट का नहीं देखा जाता, वो कंटिन्यूस 24 आवर बीपी मॉनिटरिंग करना होता है। उसके बाद अगर वो बीपी बढ़ा रहता है तो सबसे पहले आपको लाइफस्टाइल पे चेंज करना होता है, उससे आपका अगर चाहे तो बीपी को फिर से नॉर्मल लाया जा सकता है। अच्छा, जैसे कुछ क्रोनिक चीज़ें जैसे डायबिटीज़ है, बीपी है, हाइपरटेंशन, मतलब जनरेशन टू जनरेशन सर, मतलब मदर फादर को है तो बच्चे को भी मतलब करेक्ट करेक्ट, रहते ये हैं। मैं बोलने तो ये वाला जो क्रोनिक डिजीज़ है इसका मतलब जैसे कि पता है कि मैं किसी बच्चे को, मेरे मदर फादर को, तो उसका अर्ली डिटेक्शन, मतलब वो उसको हो उससे पहले ही वो प्रिवेंशन ले ले। तो कहते हैं ना हम लोग, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। करेक्ट। तो इसके लिए मतलब कैसे उन्हें मतलब इसको एनालाइज कर ले, क्योंकि नॉर्मली जैसे आपने कहा हेल्थ चेकअप, तो देखिए आजकल अब हेल्थ चेकअप जाए तो लोगों, बहुत से फैमिलीज़ के इतने बैकग्राउंड स्मूथ नहीं होते कि बार बार हेल्थ चेकअप के लिए जा सके। बिल्कुल। हेल्थ प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस भी मैक्सिमम बहुत सारे हैं जिसमें कि हेल्थ इंश्योरेंस में वो नहीं रहते हैं, मतलब उसमें रहते हैं कि आप करवा के दोगे तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, इस तरह के रहते हैं। मतलब ये नहीं रहते कि आपके पास फ्री में है कि सब लोग जाके चेक करा ही ले, रहते भी है फ्री में तो भी लोग नहीं करवाते हैं, कुछ अवेयरनेस की कमी है। तो लोगों के पास कुछ कॉमन टिप्स जो इन चीज़ों को चेक कराने ना जाए, लेकिन अपने घर में अपने आप को ऑब्जर्व तो कर। जैसे हमें लगता है ना कि हमें ऑटोमेटिक पता है अंधेरा हुआ तो माचिस जलाएंगे, हम बचपन में सीख लेते हैं, कैंडल रखते हैं। तो ऐसे ही कुछ टिप्स जो वो समझ जाए कि हमें अब बीपी या शुगर की प्रॉब्लम का स्टार्टिंग हो चुका है, इसके तो हम लिए कुछ करें प्रिवेंशन। हाँ, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि 2 तरीके का पेशेंट हो सकते हैं। एक है कि आपके घर में सब लोग हेल्दी हैं,
फिर भी आपको एक चीज़ ये करना है कि टाइम टू टाइम चेकअप करवाना है। अच्छा। दूसरी बात, एक अगर फैमिली हिस्ट्री है, किसी को अगर आपके घर में आपके माँ पापा या कोई भी आपके रिलेटिव्स में अगर किसी को डायबिटीज़ है, तो आप क्या करना है, आपको मतलब मैंडेटरी है कि आपको फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज चेकअप करवाना ही करवाना है, बीपी चेक करवाना ही करवाना है। ये चीज़ मैंडेटरी। अगर फैमिली हिस्ट्री है, आपका जेनेटिक चला आ रहा है, तो ये होने का चांसेस एकदम ज़्यादा है, तो आपको पहले से सतर्क रहना है। आप 30s के एज में आए, आपको चेकअप स्टार्ट कर देना है। और ये चीज़ जो होता है, आप जिसे आपने बोला कि किस तरीके से प्रिवेंशन के लिए, तो प्रिवेंशन के लिए सबसे बेस्ट है अगर आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ इस तरीके का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि आप अपना काम बंद कर दें और सिर्फ इस पे ध्यान दें तभी आप बच सकते, नहीं। आपको कुछ ना कुछ टाइम निकालना पड़ेगा। आप बस पर डे 30 मिनट्स निकालिए अपने लिए और एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज में 2-3 तरीके का एक्सरसाइज हो सकता है। एरोबिक एक्सरसाइज हो सकता है, आपका मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हो सकता है, आपका स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो सकता है। इस तरीके का कुछ कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि हेल्पफुल है। आप एरोबिक एक्सरसाइज कीजिए, आपका हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये सब से आप फ्री हो जाएंगे। खाना चीज़ सुधार लीजिए। खाना में आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि आजकल लोग चाइनीज़ फूड खाते हैं, जो भी नूडल्स हो गया, मैगी हो गया, ये सब चीज़ एकदम फास्ट फूड, हाँ फास्ट 2 फूड, मिनट ये मैगी। बिल्कुल, ये सारा चीज़ को अवॉइड करना है। एकदम समझना है बात को कि अगर हम लोग ये खा रहे हैं, अभी तो अच्छा लग रहा है, खाने में तो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, बट ये लॉन्ग टर्म में ये कन्वर्ट हो रहा है, आपका ब्लड वेसल्स स्टिफ हो रहा है, आपका कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो रहा है, वो चीज़ आपको बाद में हाइपरटेंशन लीड करेगा ही, और हाइपरटेंशन होगा ही होगा, आप बच नहीं सकते हैं। तो प्रिवेंशन को बोला जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, एग्री, बट दोनों चीज़, एक होता है क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, एक होता है प्रिवेंशन। तो क्या है तो ना, मेरा एक सवाल ये भी है कि जो हाँ। क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, आप एक डॉक्टर हैं, करेक्ट, तो ऑब्वियस पेशेंट आपके पास जाते होंगे, तो आप किसको, मतलब एज ए डॉक्टर तो ऑब्वियस सी बात है, आप ट्रीटमेंट देते हैं तो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट ही बताते होंगे, लेकिन एक चीज़ ये बताइए कि जो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा बेटर है या फिर हेल्थ केयर जो हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जो हेल्थ केयर रेमेडीज़ है लाइफस्टाइल या न्यूट्रिशन से रिलेटेड, वो ज़्यादा बेटर है? देखिए दोनों अपने अपने जगह पे अपना ही इम्पोर्टेंस रखता है। पहली बात है कि जैसे प्रिवेंशन आप अगर करते हैं तो उससे आपको एक तो ये हो गया कि आप उस डिजीज़ तक पहुंच ही नहीं पाए, तब तो आप बेस्ट है। आप प्रिवेंशन लिए और आप उस डिजीज़ तक पहुंचे ही नहीं, आप सेफ है, आपको कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ना तो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी, ना आपको कुछ करना है। दूसरी बात हो गई कि ये क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन के लिए, क्रोनिक डिजीज़ के लिए बेस्ट हो गया कि आप कोई भी जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अगर आप इसको चाहें तो आप पहले से प्रिवेंटिव स्टेप उठाएं और इससे बच सकते हैं। जिस तरीके से अभी मैंने एक्सरसाइज वगैरह बताया, आप वॉकिंग कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, आप जॉगिंग कीजिए, आप डांसिंग कीजिए, ये सब चीज़, स्विमिंग कीजिए, ये सारा चीज़ जो भी एरोबिक एक्सरसाइज है, इससे आप बच सकते हैं ये क्रोनिक बीमारी जो भी बताया आपने। और दूसरा है कि क्यूरेटिव ट्रीटमेंट की जहाँ तक बात आती है, जहाँ तक हम लोग किसी को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं या कुछ बताते हैं या कोई दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, वो चीज़ वो तब काम आता है जब आप एक्यूटली आप डिजीज़ से ग्रसित हो गए। आप मान लीजिए आपको डिजीज़ हो गया, तब तो आप प्रिवेंशन नहीं कर सकते ना। तो एक्यूट चीज़ के लिए मैं मानता हूँ कि एक्यूट चीज़ के लिए आप ट्रीटमेंट पे जाइए, और क्रोनिक अगर आप पहले से सतर्क हैं तो प्रिवेंशन। नहीं, मेरा इसमें यही सवाल है एक्चुअली कि जो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है, मेडिसिन्स दिया, जी, अब मेडिसिन्स आपने दिया, वो कितना परसेंट करेगा, या उसमें मान लीजिए हम सपोज मुझे शुगर है, अब मेरी मेडिसिन चल रही है, मैं मेडिसिन तो ले रही हूँ, इसके अलावा अगर मैं जो प्रिवेंशन है, जैसे आपने कहा स्विमिंग करिए, जॉगिंग करिए, डांसिंग करिए, तो या फिर आप इसको ऐसे कि कोई पेशेंट हॉस्पिटल से आया है, अब उसकी मेडिसिन चल रही है, उसके अंदर बिल पावर है कि वो थोड़ा सा वॉक करे, चले, एक्सरसाइज करे, वो चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी या फिर ये मेडिसिन्स? अगर देखिए, अगर शुरुआत के पेशेंट्स हैं, जिस तरीके से पहली बार कोई पेशेंट आते हैं मेरे पास और मैं उसे चेक किया, उसका मान लीजिए शुगर बढ़ा हुआ आ गया,
उसका मैंने टेस्ट कराया, फास्टिंग कराया, HbA1c कराया। अगर उसका जो मार्किंग स्कीम है डायबिटीज़ का उसको क्रॉस कर गया कि हाँ ये डायबिटीज़ के अंदर आ चुके हैं, तो सबसे पहला ट्रीटमेंट में भी सबसे पहला चीज़ होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आप कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ले लीजिए या कोई भी बड़े डॉक्टर से पूछ लीजिए, जो भी ट्रीटमेंट एम्स में होता है या कहीं भी होता है, वो सारा चीज़ सबसे पहला स्टेप है कि आपको वो खुद बताएंगे कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि आप वो चीज़ को टेकल नहीं कर पाते हैं, आप उससे आपका जो बीमारी है वो कम नहीं हो पाता है, तो फिर आपको दवाई पे जाना पड़ेगा। अच्छा, आप तो इतने सारे पेशेंट्स को लगातार रेलवे में तो मुझे लगता है काफ़ी सारे हाँ। आते होंगे, हर कैटेगरी के पेशेंट आपको विजिट करते होंगे। जी। तो मतलब आपको क्या लगता है कि जो न्यूट्रिशन और डाइट, जो भी हेल्थ लाइफ स्टाइल है, न्यूट्रिशन एंड डाइट है, उससे अगर लोग सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जो डिजीज़ है, जो लॉन्ग टर्म हेल्थ डिजीज़, जो लाइफ लॉन्ग डिजीज़ बन जाती है, तो ऐसी वो क्या गलतियाँ कर रहे हैं आज के लोग डाइट में या न्यूट्रिशन में, जिसकी वजह से उनकी डिजीज़ जो है वो लाइफ लॉन्ग के लिए बन जा रही है? मैं देखता हूँ जहाँ तक कि लोग क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी भाग दौड़ हसल की ज़िंदगी जी रहे हैं। आप खाना के लिए अगर देखिएगा तो एक प्रॉपर डाइट तक नहीं ले रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, रोटी सब्जी खाए, काम पे चले गए, वापस आए, चावल दाल खाए, एक सब्जी लिए, खाए, चले गए। इस तरीके से चल रहा है। आप जब तक बैलेंस डाइट नहीं लीजिएगा, आप जब तक कोई एक्सरसाइज वगैरह अपने लाइफस्टाइल में नहीं लाइएगा, तो आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। मैं देखता हूँ, जैसे रेलवे की बात की जाए तो रेलवे में मैं देखता हूँ कि जो लोको पायलट हैं, जो गुड्स गार्ड्स लोग हैं, उन लोग का 8-8 घंटा 10-10 घंटा ट्रेन लेके जाती है। वो लोग का क्या है कि आए, ट्रेन लगा हुआ है, कभी कभी मान लीजिए डिले हो रही है ट्रेन, तो आप बैठ गए, ट्रेन लगी हुई है और उसके लिए कोई ये नहीं है कि वो चेंज हो जाएगा। जब तक उसका डेस्टिनी नहीं है कि वहाँ जाके नया लोको पायलट आएंगे, तब तक कोई मतलब नहीं है, वो बैठे हुए हैं उस तरीके से। और तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है काम को लेके कि लोगों में स्ट्रेस आई, उसके वजह से क्या हुआ कि बॉडी में हार्मोनल चेंज आए, आप बीमारी से ग्रसित हो अच्छा, गए। जो स्ट्रेस है आजकल के लाइफ स्टाइल में, जिस तरह के वर्क प्रेशर हैं या लोग अपने आप को वर्क प्रेशर ले रहे हैं, जिस तरह का लाइफ स्टाइल जी रहे, स्ट्रेस बहुत कॉमन चीज़ें हो गई है। तो स्ट्रेस जो है वो किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है लोगों के हेल्थ में, मतलब कैसा इम्पैक्ट आ रहा है इसकी वजह से, और उसके लिए उनके क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, स्ट्रेस जो है स्ट्रेस के वजह से मैं बताया ना कि अंदर से आप अगर स्ट्रेस ले रहे हैं तो बहुत तरीके का हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। डिसबैलेंस के वजह से आप बीमारी से ग्रसित होते हैं। आपको कोई भी बीमारी जो भी हो रहा है स्ट्रेस के वजह से, मोस्ट कॉमन बीमारी अगर देखा जाए स्ट्रेस को लेके, आप डायबिटीज़ को ले सकते हैं, हाइपरटेंशन को ले सकते हैं, माइग्रेन को ले सकते हैं। फीमेल सबसे मोस्ट कॉमन आजकल PCOD, आप देख रहे होंगे कि इरेगुलर मेंसेस रहते हैं फीमेल का, ये सारी बीमारियां हो गया। आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ सबसे मोस्ट कॉमन, जो आजकल लीडिंग काउज ऑफ डेथ माना जाता है इंडिया में, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक्स का पेशेंट, सारा स्ट्रेस की वजह से। अच्छा, आजकल देख रहे हैं कि मतलब आपने कहा कि जो एरोबिक्स ये सब लोग करेंगे उनको, तो हम देख रहे हैं कि जो जिम जा रहे हैं लोग या प्ले ग्राउंड में भी या डांस करते लोगों को हार्ट अटैक आ जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसका क्या रीज़न है? वो तो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ना, ऑलरेडी एरोबिक में आ रहा है, वो चाहे तो डांसिंग कर रहे हो या फिर जिम जा रहे हो या फिर क्या कहते हैं एक्सरसाइज, मतलब स्पोर्ट्स फील्ड में कोई गेम खेलो तो एक्सरसाइज में आ गया, एरोबिक्स में आ गया, तो फिर इनका हार्ट अटैक हो जा रहा है क्यों? इसमें एक चीज़ ये आता है कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम्नास्टिक वगैरह, जो जिम फ्रिक आदमी हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वो एक सही गाइडेंस नहीं लेते। वो क्या करते हैं, स्टर्नस हैवी एक्सरसाइज इतना ज़्यादा करते हैं कि बॉडी कॉप अप नहीं कर पाता है। और जो हम लोग फुटबॉल बोला जाता है ना, 2-3 न्यूज़ में देखे होंगे कि ये अब खेल रहा था, अचानक से कोलैप्स कर गया और वो उसकी डेथ हो गई। ये एक बीमारी होता है HOCM, हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ये उनको पता नहीं रहता है कि उनको ये बीमारी है, और वो कभी भी
ऐसा नहीं है कि सिर्फ फुटबॉल, आप कोई भी वैसा एक्टिविटी कीजिएगा जो स्टर्नस एक्सरसाइज वगैरह जिसमें आपका बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा, मतलब उसमें ब्लड का नीड होगा और उसमें हार्ट बीट बहुत तेज़ धड़केगा, तो उसमें आप कोलैप्स कर सकते हैं। ये एक HOCM बीमारी होता है। इसका अर्ली डिटेक्शन कैसे लोगों को इसका प्रिवेंशन ले, इसके क्योंकि लिए- बहुत कॉमन हो गया, लोग हाँ, डांस हाँ, करते हुए मर रहे हैं, ग्राउंड में मर रहे हैं। वो दोनों चीज़ अलग हो गया। एक हो गया कि जैसे डांस करते हुए मर जा रहे हैं, हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि HOCM ही होगा तो ही मरेगा, ऐसा नहीं। मे बी आपका कुछ और रीज़न हो सकता है, जैसे कि आप हार्ट अटैक जो होता है, कार्डियक अरेस्ट जो बोलते हैं हम लोग। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट हो गया कि आपको पता नहीं है, चेस्ट पेन हुआ नहीं। कभी कभी जो हम लोग का हार्ट अटैक बोला जाता है वो हार्ट अटैक नहीं, कार्डियक अरेस्ट से डेथ होता है। हार्ट अटैक है कॉमन, एक जो हार्ट में पेन स्टार्ट हुआ उसको हार्ट अटैक बोल। तो वो क्या है कि अगर मान लीजिए आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, आपको पता नहीं है, आप वो धीरे धीरे गया कोलेस्ट्रॉल, आपके कार्डियक जो वेसल्स हैं उसको ब्लॉक किया, कार्डियक टिश्यू धीरे धीरे डैमेज हो रहा है। अचानक से आप क्या किए, कार्डियक का कैपेसिटी है मान लीजिए 100%, आपने क्या किया, कोलेस्ट्रॉल जो भी आप लोग हम लोग जो खाते हैं उससे कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हुआ, वो जाके ब्लड वेसल्स को क्लॉट किया। वो क्या हुआ कि अब कुछ टिश्यू वहाँ का डैमेज हो गया। तो कभी कभी क्या होता है कि साइंस पता नहीं चल पाता है। अगर पेन होता है या किसी किसी को हैवीनेस होता है, वो क्या इग्नोर कर देते हैं कि अच्छा ये हैवीनेस है, मे बी ज़्यादा एग्जर्शन के वजह से हो गया, लेकिन वो आप कभी चेकअप के लिए गए नहीं, आप आराम से सारा फिर आप रेस्ट किए, ठीक हो गया, लेकिन वो जो डैमेज है वो आपको तो पता नहीं चला। आपने कभी ना तो ECG कराया ना इको कराया। वो डैमेज जो है, जब आप किसी दिन अचानक से बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर लिया, उस दिन आप कोलैप्स कर गए। क्यों? क्योंकि वो ब्लड अब जो है हार्ट पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करा रहा है, वही काम करना बंद कर दिया, क्योंकि उसको खुद ही ब्लड नहीं मिल रहा है। उसी के वेसल्स में आपने कोलेस्ट्रॉल जाके बंद कर दिया है, वो जा नहीं पाया और वो अचानक से उसका टिश्यू काम करना बंद कर दिया, डेड हो गया और आप कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गई। अच्छा, आजकल एक चीज़ और है कि आजकल ना ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन, डिजिटल मतलब हर चीज़ हो गया, इसमें भी हो गया। तो लोग कैसे जज करेंगे जी ये रिलेबल है या तो ये नहीं है, तो इसके जाल में लोग ना फंसे, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? इसके बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो ऑनलाइन कंसल्टेशन है वो एक किस प्लेटफॉर्म से आप ले पा रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट का एजेंसी या कोई जो हम लोग का गाइडलाइन बनता है गवर्नमेंट के तरफ से, या कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जैसे एम्स, PGI चंडीगढ़, ये लोग के थ्रू जो गाइडलाइन है, अगर वो फॉलो किया, अब उसके थ्रू कुछ गाइडलाइन है, अगर वो फॉलो कर रहे हैं, ऑनलाइन चीज़ देख के समझ पा रहे हैं। अगर बहुत सारा चीज़ क्या होता है कि मिसलीड करता है लोगों को, आधा अधूरा नॉलेज रहता है, वो चीज़ क्या करेगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, लोग तो देख ही रहे हैं आजकल स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा। गूगल वो सर्च करके भी अपना इलाज करना शुरू कर देते हैं कुछ लोग। ये लोग बस यही गलतियां होती है। अब गूगल पे तो सब कुछ अवेलेबल है, आप कीजिएगा सर्च, आपको कुछ ना कुछ तो दिखाएगा। इसलिए कि बहुत बार मेरे दोस्त तो मुझे कुछ कुछ कभी कभी बताए हैं कि अरे देखो ना मेरे को कैंसर हो गया। क्या हुआ? अरे नहीं नहीं, ऐसा ऐसा हम देखे थे गूगल में, तो हमको लग रहा है कैंसर हो गया। तो इस तरीके से बहुत लोग को स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, और लोग को आधा अधूरी जानकारी रहने पे लोग जो है समझ पाते नहीं हैं, और कोई भी रेमेडीज़ देखें, कुछ भी क्या होता है ना कि सबसे पहला बात ध्यान रखना होता है, कोई भी रेमेडीज अगर बता रहा है वो बोलेगा कि आपका क्विक एकदम क्योर कर देगा, एकदम 2 मिनट में इसको ठीक कर देगा, ये कर देगा। ये ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि आप कुछ ऐसा लिए ऑनलाइन चीज़ देखे 2 मिनट में आप ठीक कर दिया, वैसा चीज़ होता ही नहीं है। आप प्रॉपर जो उनके एक्सपर्ट हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए या हेल्थ प्रोफेशंस में नर्सेस आती हैं, या कोई भी जो भी डाइटिशियन है, अदर लाइक क्या बोलते हैं वो PMR डिपार्टमेंट हो गया या फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट हो गया, आपको जिस तरीके का आपको चाहिए उससे आप गाइडेंस लीजिए। प्रॉपर लोगों जिस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए आप उसके पास जाइए। ये नहीं कि आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, गूगल पे कुछ, इंस्टाग्राम पे कुछ भी आया और फेसबुक पे आया, बस उसका फॉलो करने लगे। सब चीज़ का अपना अपना चीज़ होता है। जैसे आप देखते हैं कि हेल्थ सेक्टर्स के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल है, तो दूसरे फील्ड के लिए इंजीनियर, और फील्ड के लिए IAS, सब चीज़ का एक ये होता है कि दायरा होता है कि आप इस चीज़ का आप एक्सपर्ट हैं तो आप उससे गाइडेंस लीजिए। लेकिन लोग क्या करते हैं,
उस तरीके का मतलब चकाचौंध देखता है डिजिटल मीडिया पे, अरे ये बताया, ये नींबू उसमें हो दिखते गया, हैं। कुछ भी देखा हाँ, दिखते बस उसको फॉलो करने लग जाते हैं। इससे क्या होता है कि आपको पता तो चलता नहीं है कि उसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, कब ये जाके आगे जाके आपको कॉम्प्लिकेट करेगा, और बाद में जाके आप बड़ा बीमारी लेके आप डॉक्टर्स के पास आते हैं। तो ये सारा चीज़ है। अच्छा, तो आजकल एक चीज़ और भी जाता है ऑनलाइन, आप जब देखेंगे कई सारे प्लेटफॉर्म पे एक मैसेज आता है कि लोगों को सेंधा नमक ही खाना चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई रेगुलर हमेशा सेंधा नमक ही खाना शुरू कर दे और आयोडीन नमक खाए ही नहीं। पहले तो हम लोग जब शुरू में, हमें लगता है हम स्कूल में होंगे उस या कॉलेज में भी, उस समय प्रचार भी आते थे आयोडीन नमक के। उस समय लगता था आयोडीन नमक सबसे ज़रूरी है। आजकल लगभग आप हर 10 लोगों से बात कीजिए, उसमें से 7 लोग तो आपको ज़रूर मिल जाएंगे जो ये बोलेंगे सेंधा नमक ही खाना चाहिए। तो इसको आप क्या आप बताएंगे कि लोग को आयोडीन खाना चाहिए, सेंधा खाना, या ऐसा करना चाहिए कि 15 दिन आज सेंधा नमक खाओ, 15 दिन आयोडीन खाओ? नहीं, ये चीज़ ठीक है, सिंधा नमक ख़राब नहीं है, आयोडीन नमक ख़राब नहीं है। आप दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। आयोडीन नमक आप नहीं खाइएगा, आपको थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है। बोला जाता है कि आयोडीन की कमी से थायराइड होती है। आप अगर नमक से नहीं ले रहे हैं, अगर कुछ दूसरे सोर्स से आपको नहीं मिल रहा है, तो आप थायराइड, हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में आप जा सकते हैं। फिर उसका अलग अलग चीज़ हो जाएगा, फिर एक नया बीमारी। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीज़ पे, बोला जाता है कि हमेशा अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें। दोनों ये हाँ, दोनों साइड। ये नहीं कि आपको कोई अगर ये बता रहा है तो बस उसी में घुसे हुए हैं, नहीं। सबका अपना अपना इम्पोर्टेंट है कि हाँ, हम सिंधा नमक खा रहे हैं, उसका अपना एक उसका इम्पोर्टेंस है। आयोडीनेटेड सॉल्ट जो भी ले रहे हैं, उसका एक अलग इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो इम्यूनिटी है, जैसे कोविड में भी हमने देखा ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उभर के आई कि इम्यूनिटी जिसके स्ट्रांग थे उनको कम इफेक्ट किया। करेक्ट। मैं दूसरों की बात किया कि मैं खुद कोविड में बाहर भी गई, हॉस्पिटल में किसी को कोविड हो गया, कोविड पेशेंट के, मतलब ऐसे तो नहीं जाने देते, लेकिन हम लोग काफ़ी अंदर तक गए, पेशेंट तक गए, उन्हें खाना भी दिया, पेशेंट से मिले भी, घर में भी मेरे यहाँ आए बहुत से लोगों ने कई बस मतलब काफ़ी पेशेंट को करीब से देखा, खाना खिलाया। लेकिन मुझे, भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, दोबारा हो जाए, लेकिन मुझे कोविड नहीं हुआ। लेकिन बहुत से लोगों को तुरंत किसी के उसमें आने से हो जा रहे हैं। तो मतलब आप क्या बताना चाहिए कि जो इम्यूनिटी है लोगों की, वो बाय बॉर्न आती है, या फिर आपके विल से आ रही है, आपके खान पान से आ रही है, या आपके लाइफ स्टाइल से इंक्रीज़ हो रही है, या फिर लोग आजकल कुछ सप्लीमेंट्स लेते हैं, कुछ मेडिसिन लेते हैं? तो इसमें इम्यूनिटी को बढ़ाने में क्या कारगर है? क्या आप इसके बारे में टिप्स देंगे? इम्यूनिटी सबकी स्ट्रांग हो, मैं तो चाहती हूँ हर किसी की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो ना कि कोविड जैसा कुछ भी आए तो हमें हमारा कुछ बिगाड़ ना सके। बिल्कुल। होता क्या है कि इम्यूनिटी जो है वो आपको बायबॉर्न मदर से भी मिलता है, वो इनेट इम्यूनिटी है। एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है वो आप जिस तरीके का एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, आपको जिस तरीके का एक्सपोजर मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करता है। अच्छा। अब क्या है कि आप जो है, मान लीजिए इम्यूनिटी के लिए बात कर रहे हैं, तो इम्यूनिटी के लिए अगर मान लीजिए आप जो हैं एसी में हमेशा रह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि इम्यूनिटी डेवलप हो, आप एसी के एक्सपोजर में हमेशा रह रहे हैं, आप कभी बाहर के एनवायरनमेंट में गए नहीं, आप एकदम नीट एंड क्लीन जगह पे हमेशा रहने का सोचते हैं, कभी एक्सपोजर लिए नहीं बाहर का, आपका इम्यूनिटी उस तरीके से एडप्ट हो गया, आपका बॉडी उस तरीके से एडप्ट हो गया। अब आप अचानक से कभी भी बाहर गए, आपको अलग तरीके का डस्ट या कुछ तरीके का इन्फेक्शन लगा, आप उसके अगेंस्ट आपका बॉडी इम्यूनिटी बनाया ही नहीं है, उसके अगेंस्ट आपके पास लड़ने के लिए इम्यूनोग्लोबिन है ही नहीं, तो आप बीमार तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो लग्जीरियस लाइफ में आजकल लोग हमेशा जीने लगे हैं, उन्हें थोड़ा धूल धुआं जो हमारे बचपन में हम लोग सुनते थे उसमें भी जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए। आप मतलब एक्सेसिव नहीं हो, कहते हैं ना कि सूरज की तपती किरणों का भी थोड़ा असर आना चाहिए। नेचुरल एनवायरनमेंट में आपको बिल्कुल रहना है। आप जिस तरीके से आप नेचुरल एनवायरनमेंट घर को बनाना चाह रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। तो फिर अगर घर को ही आप नेचुरल बना रहे हैं तो फिर बाहर का नेचर से क्या ही, फिर अंतर क्या रहा? इसलिए अच्छा, ऐसा हो रहा है क्या? लोग आजकल गर्मियों में तो हम देखते हैं मोस्टली ऑफिस एसी है, ऑफिस में तो हम कुछ कर नहीं सकते, घर में भी लोग एसी में बंद रहते हैं, तो इसका भी कुछ इफेक्ट हेल्थ पे आता होगा ये? बिल्कुल बिल्कुल इफेक्ट आता है। आप क्रोनिक एसी यूज कर रहे हैं, लगातार एसी में रह रहे हैं, आपको सनराइज और नॉर्मल जो सुबह का मॉर्निंग का
सन्स रेज है वो आप नहीं ले रहे हैं, आपको विटामिन्स की कमी हो रही है। सबसे मोस्ट कॉमन विटामिन डी की कमी होती है अगर आप सन के एक्सपोजर में नहीं आ रहे हैं तो। और क्या होता है कि जो मोस्ट कॉमन जो विटामिन डी जो हम लोग का बॉडी बनाता है वो स्किन जो हम लोग का एब्जॉर्ब करता है सनरेज, उसके थ्रू हमारे बॉडी में विटामिन डी बनता है। अब आप मान लीजिए कि हमेशा आप ऑफिस में सुबह 7 बजे निकले, उस समय तक धूप ऐसे निकला नहीं, रात भर आप थके रहते हैं, लेट जग रहे हैं, आप फट से गए, तुरंत मेट्रो लिए, दिल्ली में तो ऐसा ही चल रहा है, मेट्रो लिए गए, ऑफिस में बैठे, शाम हो गई, कहीं कोई एक्सपोजर मिला ही नहीं इन्वायरमेंट का, आप गए एसी में गए, एसी से गए एसी में आए, फिर एसी में सो गए, तो आपको बहुत सारा चीज़ का ये हो गया कि एक तो विटामिन्स की कमी हो रही है, आप विटामिन डी नहीं बन पा रहा है आपके बॉडी में। दूसरा हो रहा है कि आपका इम्यूनिटी सही से डेवलप कर नहीं रहा है। तीसरा हो सकता है कि आपको एलर्जी, आप उस चीज़ के लिए एलर्जेंस को ये कर रहे हैं, बार बार आप एसी में रहे, एसी एक तरीके का एक एलर्जेंस हो गया आपके लिए। वो क्या करेगा, धीरे धीरे आपको कभी कभी देखेगा कि बहुत दिन एसी में लोग रह रहे हैं, उसको स्नीजिंग होने लगा, छींक, जिसको ये छींक बहुत कॉमन है ये। अब फिर वो अब एलर्जी हो गए, अब उसको क्या है कि बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, बॉडी उसको कॉप अप नहीं कर पा रहा है। अब क्या है कि वो एलर्जी के हो गए कि अब आप कोल्ड जब भी होगा आपको बीमार पड़ जाइए, आपको बुखार आ जाएगी, छींके आएगी, खांसी होगी, अब लीजिए, अब आपको दवाई के लिए एक कॉमन प्रॉब्लम पहले तो मुझे लगता था शायद ये मेरे साथ ही होता है, पर मैंने कई लोगों से बात की तो देखने में आ रहा है कि जैसे आपने कहा ना कि नॉर्मल शिफ्ट ऐसे ही होती है लोगों की, जिनकी रोटेशनल शिफ्ट ना हो, नाइट मॉर्निंग, तो नाइट मॉर्निंग भी होती है। मुझे लगता है वो सन रेज या सन जो आपने बोला उसका चांस, मान लीजिए मॉर्निंग भी शिफ्ट रही तो दोपहर में आके वो एसी में सो जाते हैं, फिर उठते हैं, रात हो जाती है। नाइट शिफ्ट है तो भी वो दिन भर घर के अंदर एसी में रहते, थोड़ा बहुत फिर भी उनको मौका मिल जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन नॉर्मल जो शिफ्ट है, जैसे किसी का भी आप ऑफिस 1-1.5 घंटा का डिस्टेंस रहता ही है, तो वो 9-9:30 मोस्ट प्रोबेबली ऑफिस टाइमिंग है, तो वो ऑफिस पहुंचते हैं। उसके बाद 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे कॉमन हो गई है आजकल तो ऑफिस में, तो लोग ऑफिस के अंदर ही रहते हैं, तो एसी में रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि जो हाथों में कंटिन्यू आप देखेंगे, कोई अगर 6 महीने 7 महीने साल भर कंटिन्यू जॉब में है इस तरह का, तो उनके हाथ में पेन होने लगते हैं। इसका भी कारण एसी है या फिर उनका कुछ और लाइफ स्टाइल? नहीं, एसी डायरेक्ट तो नहीं कह सकते हैं, इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि वो इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रहा है, लेकिन डायरेक्ट इफ़ेक्ट तो एसी का नहीं है कि आपको वो जो आपने बताया कि पेन हो रही है हाथ में, वो डायरेक्ट इफ़ेक्ट नहीं बोल सकते। इनडायरेक्टली ये हो सकता है कि आप जो बैठने का स्टाइल है, अगर मान लीजिए कि हाथ में पेन होता है, उसका कुछ रीज़न है। जैसा पहला रीज़न ये हो सकता है कि आप जो है जिस तरीके से आपका चेयर है, आपका पोस्चर है, वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो सर्वाइकल का प्रॉब्लम इशू होता है, वो धीरे धीरे रेडिएट करता है हैंड की तरफ, तो वो एक हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि कभी कभी कार्डियक प्रॉब्लम में भी जो है, आप हार्ट अटैक वाले केस में भी अटैक आने से पहले का भी ये एक सिम्टम्स है। अच्छा, हार्ट डिजीज़ का एक सिम्टम्स है कि आपका राइट हैंड में पेन हो रहा है, आर्म की तरफ रेडिएट करते हुए जा रहा है। और ये लेफ्ट में अगर हो रहा है तो? लेफ़्ट भी हो सकता है, लेफ़्ट भी हो सकता है, मोस्ट कॉमन राइट माना जाता है, लेकिन अगर लेफ़्ट में हो रहा है तो एक बार इवेलुएट करा लेना चाहिए। अच्छा, इवेलुएट करा लेना कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। हाँ हाँ, ये एक हार्ट अटैक का एक साइन बोला जा सकता है, ये एक साइन की तरफ जा रहा है। आपको तुरंत ईसीजी करा लेना चाहिए, आपको तुरंत डॉक्टर से एडवाइस ले लेना चाहिए कि क्या करना है। अगर वो एडवाइस करते हैं ईको कराना है, एक बार ईको करा लीजिए, स्ट्रेस ईको कराइए, स्ट्रेस ईसीजी होता है, बहुत सारा। अच्छा, इसमें ऐसा भी होता है कि कुछ लोग इसमें बोलते हैं कि हमारे लेफ़्ट या राइट जो भी हैंड मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, मतलब किसी में भी पेन हो रहा है, वो फिर जब कुछ देर धूप में, जैसा आपने कहा सन रेज बहुत ज़रूरी है, वो धूप में वॉक करते हैं। कभी कभी कुछ लोग से एक दो को मैंने पूछा कि भाई गर्मी के मौसम में एसी से बाहर निकल के वॉक करने जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? मैंने कहा कि मैं कुछ देर अभी वॉक कर लूँगा या कर लेंगे तो हम मेरे हाथ का दर्द रिमूव, उनका एक्चुअल में वो दर्द थोड़ी कम हो जाता था उनका। तो इसके बारे में आपकी क्या राय? ये चीज़ होता है ना कि जैसे आप बहुत देर से आप बहुत ज़्यादा ठंड में हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है। कॉन्स्ट्रिक्ट करने के वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन कम होने के वजह से आपको ये हो सकता है कि आप उसके वजह से भी आपको दर्द हो सकती है। तो ये एक रीज़न अगर आप देखें कि डायरेक्टली एसी कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, तो मेरे हिसाब से ये है कि आप किसी भी
ठंड के एक्सपोजर में आप रह रहे हैं, तो आपका क्या होता है कि जो छोटा छोटा वेसल्स होता है, जो इंड आर्टरीज होते हैं, वो कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं। ओके। तो उसके वजह से, और फिर जैसे ही आपने बाहर गया, आपको बाहर का एनवायरनमेंट, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, वो धीरे धीरे फिर से वेसल्स डायलेट हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन फिर से मेंटेन हो जाता है और आपकी दर्द ख़त्म हो जाती है। अच्छा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि मतलब कई लोग कहते हैं कि मैं बहुत फिट हूँ, बहुत हेल्दी हूँ, हेल्थ चेकअप के लिए नहीं जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि हेल्थ चेकअप उनके लिए भी क्या ज़रूरी है, रेगुलर हेल्थ चेकअप? इट इज़ वेरी क्रूशियल, हेल्थ चेकअप इज़ वेरी क्रूशियल फॉर एवरीवन। अच्छा। ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप हेल्थ चेकअप कराते हैं, ये सिर्फ आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ये डॉक्टर्स को भी एक, आपके ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स को एक एडवांटेज मिल रहा है ओके। इनका, इन रेफरेंस टू यू पेशेंट ही। बट ये है कि डॉक्टर्स भी, अगर आप मान लीजिए हेल्थ चेकअप के लिए गए, आप मान लीजिए अर्ली डिटेक्शन आपका हो गया, आपने स्क्रीनिंग कराया, लेट सपोज कोई एक बीमारी लेते हैं जैसे डायबिटीज़ जो मोस्ट कॉमन चल रहा है, तो आपने गया, आप हेल्थ चेकअप में गए, आपका शुगर बढ़ा आया, आप प्री डायबिटिक के अंदर आए, प्री डायबिटिक का आपका कुछ सिम्टम्स दिखता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आप प्री डायबिटिक हो चुके हैं, अब कुछ दिन में आप डायबिटिक बनने वाले हैं, आप प्री डायबिटिक कंडीशन में पहुंचे हैं, आपने हेल्थ चेकअप तो क्या कराया। सिम्टम्स है? प्री डायबिटिक है, कोई प्री थायराइड है, प्री या प्री डायबिटिक, हाइपरटेंशन है? हाँ, ये सब का वही मैं बता रहा हूँ कि उसमें सिम्टम्स नहीं आते हैं, जनरली ये एब्सेंट होता है, ये बहुत मिनिमल है जो लोग इग्नोर कर देते हैं। तो इसी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, जिस जो आपने क्वेश्चन किया कि वाई इम्पॉर्टेंट इज फॉर प्री हेल्थ चेकअप। तो हेल्थ चेकअप से आपको पता चल जाएगा कि आप जो है कहाँ फंसने वाले हैं, आपको किस बीमारी से ग्रसित होने वाले हैं, तो उसमें आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा, आप डॉक्टर के पास जाइएगा, आपको तुरंत बता देगा। ये यहाँ पे प्रिवेंशन का भी एक रोल आता है कि आप प्रिवेंशन अभी ही ले लीजिए, तो आप बीमारी में जाइएगा नहीं। तो जिस तरीके से आपने प्रिवेंशन और क्यूरेटिव का बताया था, वो चीज़ है कि यहाँ पे प्रिवेंशन का रोल भी आ गया कि आप प्री चेकअप कराए, आपको पता चल गया अच्छा प्री डायबिटिक है, आपको ये नहीं खाना है, आपको वो नहीं खाना है, आपको मेंटेन करना है, एक्सरसाइज वगैरह ऐड करना है, आप अभी से कीजिए, फिर आप फिर से नॉर्मल आ गए। और नहीं, अगर आप हेल्थ चेकअप नहीं कराइएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा और लास्ट में आप लैंडेड इनटू मेन डायबिटीज, आपको फिर से। तो जाते जाते थोड़ा संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को कि एक सस्टेनेबल और बैलेंस्ड उनका हेल्थ रूटीन या हेल्थ उनका मेंटेन रहे, सस्टेन रहे, मेंटेन रहे या ऐसा बना रहे, उसके लिए आप क्या मतलब कॉमन आदमी को सजेशन देना चाहिए, क्या क्या उनको अपनी लाइफ स्टाइल में ऐड करना चाहिए? मैं तो सबसे पहले सारे जितने भी इंडिया के आदमी हैं, जितने भी लोग हैं, मैं उनसे बस एक ही दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने लिए हर एक काम को करें। मैं किसी चीज़ के लिए या कोई किसी को मना नहीं करता, बट आपको बस 30 से 40 मिनट या 1 घंटा आप खुद के लिए निकालिए। आप हरी में मत रहिए, उस क्वालिटी टाइम को एंजॉय कीजिए। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आप अपने उस क्वालिटी टाइम में आप फैमिली से इंटरेक्ट कीजिए। आप मोबाइल वगैरह जो आप टाइम मिलता है, ऐसा नहीं है टाइम नहीं मिलता, वो तो सब रील देख देख के तो सब एंजॉय करते हैं। टाइम वो वो लॉस्ट कर क्वालिटी देते हैं। टाइम, वो भी हाँ। लोग, कुछ लोग उसको भी क्वालिटी टाइम मानते हैं नहीं। कि हम रील देख देख के एंजॉय कर रहे हैं। वो क्वालिटी टाइम नहीं हुआ, वो खुद के लिए हो गया। आप जब तक लोगों से इंटरेक्ट नहीं कीजिएगा, फैमिली मेम्बर से इंटरेक्ट नहीं कीजिएगा, आपका जो स्ट्रेस लेवल है, एंजाइटी है, वो ख़त्म नहीं होगा। आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, ये भी एक स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने का तरीका है। आप कभी म्यूज़िक सुन लीजिए, ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप नेचर्स में जाके एक बार थोड़ा सा पार्क वगैरह में घूम लीजिए, शांति से आराम से। लोगों चिड़िया का चहचहाना, ये सब नेचुरल सारे चीज़ को वो एंजॉय करके आप बहुत सारा चीज़ से स्ट्रेस लेवल को तो डेफिनेटली कम कर सकते हैं। और जहाँ तक रहा मेरा लास्ट मैसेज मेरा लोगों से बस इतना रहेगा कि खुद पे ध्यान रखिए। प्री चेकअप के लिए आप जाइए, डॉक्टर्स के एडवाइस के बगैर आप कोई दवा मत लीजिए। आप कोई हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, आप उनसे कोई भी चीज़ की जानकारी चाहिए, आप डायरेक्ट उनसे मिलिए। और अगर आपके लिए सबसे बेस्ट है कि अगर आपको अपने बड़े बीमारी से बचना है तो प्रिवेंशन तो करना ही करना है। दूसरा है कि आप एक हेल्थ इंश्योरेंस जो है, कोई भी पॉलिसी लेके अपने आप को बांध के रखिए, मैंडेटरी है। तभी जाके
आप मान लीजिए आपको पता नहीं चला और आप कभी वैसे सिचुएशन में फंस गए जहां 15 लाख 20 लाख कभी कभी 50 लाख तक का भी खर्च आ जाते हैं, आप कीमोथेरेपी या कोई कोई मेजर सर्जरी में वैसा, तो आप एक कोई ना कोई पॉलिसी लेके रखिए, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, आप उससे फ़ायदे में रहिएगा। और थैंक यू। आपने बहुत जाते जाते बहुत अच्छा मैसेज दिया लोगों को कि आजकल के लोगों में कम्युनिकेशन इंटरेक्शन बहुत कम हो गया है। लोग अपने बगल में अपार्टमेंट में कौन रह रहा है ये भी नहीं पता होता, वो किसी फेस्टिवल में कुछ ग्राउंड में मिलते हैं तो पता चलता है। तो आपने बहुत अच्छी बात की, लोगों को इंटरेक्ट करना चाहिए। फैमिली वालों से भी लोग इंटरेक्ट, मुझे लगता है काफ़ी समय हो जाता है, सही से नहीं कर पाते हैं, तो अपने फैमिली से, दोस्तों से, ऑफिस में कलीग से, सबसे इंटरेक्शन बनाए रखिए। और साथ साथ आपने और भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि लोगों को कम से कम 25-50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस तो इमरजेंसी के लिए लेके रखना ही चाहिए। हेल्थ चेकअप बहुत ज़रूरी है, प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ एक हेल्थ पॉलिसी भी उन लोगों को बनाए रखना चाहिए। हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। उम्मीद करती हूँ आप फिर हमारे शो में आएंगे और अगली बार और भी बहुत सी जानकारियाँ लेके आएंगे। थैंक यू।